सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सही आ रही होगी। गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सभी को सही आ रही होगी। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सो हेलो एवरीवन। ऑलराइट, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, राधे राधे। हिंदी में सबका ध्यान रखना। ओके, ठीक। सबका ध्यान रखा जाएगा भाई, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक है। वैसे इसके बाद भी हो सकता है आपके डाउट्स आएँ, लेकिन कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं पहले ही कैटर कर देता हूँ। बाकी जो भी हैं आपके डाउट्स तो आप लिख दीजिएगा जब ये सेशन रिकॉर्डेड में जाए, ठीक है, सो दैट कि मुझे वो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो दिख जाएँ। तो ये हमारा पहला लेक्चर है और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की यही क्वेरी है, यही डिमांड है, जो कि मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखी थी। एंड दैट वाज कि सर इसको हिंदी में रखिएगा या फिर बाइलिंगुअल रखिएगा। तो बिल्कुल ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पूरी मेरा सामर्थ्य रहेगा कि मैं पूरी यानी इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। देन अगर कहीं ऐसा कोई कीवर्ड होता भी है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा एफर्ट मार के आप भी ये काम कर सकते हैं कि वो चीज़ को सर्च करें रादर दैन कि आप वो चीज़ करें, ठीक है। वैसे तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा ही। ओके, नोट्स की रही बात, तो नोट्स आपको बनाते चलना है। नोट्स में किन किन चीज़ों को, काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखे थे कि सर नोट्स दे दीजिए, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग क्या कैसे क्या खुद से बनाने वाले हैं, कितने लोगों को नोट्स चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नोट्स चाहिए तो आप बता देना कमेंट्स में, लेकिन अगर आप खुद से बनाएंगे तो वो भी बेटर रहेगा। और आप उसमें वो चीज़ें इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करिएगा, वो चीज़ें लिखिएगा जो आपको लगता है कि आपको नहीं आती, जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सीरीज़ है जिसका नाम है न्यू पैटर्न सीरीज़ NPS, ये PYQ सीरीज़ से कैसे अलग है या फिर बाकी सीरीज़ से कैसे अलग है? अलग ऐसे है कि ये न्यू पैटर्न यानी एकदम जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके SSC का, जो नया पैटर्न आपको पता है चेंज हुआ है, ठीक है। जो भी पैटर्न तो नहीं मैं बोलूँगा, लेवल या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ तो साइंस का वेटेज GK की अगर मैं पूरे बात करूँ तो काफ़ी कम हुआ है, ओके। एंड उसमें भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये उतना ही है, ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लेकिन जैसे सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स है जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, तो उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी हम लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स के भी आज तो नहीं, लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं लास्ट में, आज भी हैं 2-3, ऐसा नहीं करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं करंट अफेयर्स के मैंने रखे हैं, लेकिन कल से क्या करूँगा मैं आखिरी में 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अलग से रखूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, कंसिडरिंग कि आप लोगों का एग्ज़ाम वही जनवरी के स्टार्टिंग तक में होगा, तो उसी हिसाब से जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी रखे जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वही जो मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं PYQs हैं, PYQs में एक भी नहीं है, ठीक है। PYQ एक भी नहीं है। क्या है, जो नया पैटर्न अभी आया 12th बेस्ड का, जो SSC का पैटर्न है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 12th बेस्ड ही रहने वाला है, तो उसी लेवल उसी पैटर्न का ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है। ऑलराइट, एंड इससे बेटर मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और दूसरी चीज़ इससे बेटर एक्सप्लेनेशन वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको तगड़ा मिलने वाला है, क्वेश्चन भी तगड़े हैं। आपको बस जो दिखाना है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये जो क्लास है, जो सीरीज़ है, मैंने आपको बताया है कि वीक में 3 दिन रहेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। इसमें टोटल मैंने आपको बता रखा है हम लोग का टारगेट है 30 सेट्स को करने का। और ये भी मैंने आपको अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि ये 30 सेट मेरी जिम्मेदारी है करवाने की, आपकी जिम्मेदारी है करने की। अगर आप ये 30 सेट कर लेते हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप ज़ीरो भी हैं GK में तो भी आप मैक्सिमम वहाँ पर अचीव करके आएंगे। GK की मैं बात कर रहा हूँ,
जो कि हाईएस्ट वेटेज रखता है दिल्ली पुलिस में, जो चाहे वो पिछले 6 महीने साल भर से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो कोई, ठीक है, उसके मैं बराबर आपको ला के खड़ा कर दूंगा, लेकिन आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन ही वीक में क्लास है अभी के लिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम डेट जैसा भी होगा। तो अभी के लिए हम लोग 3 दिन ही रखेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरा काम है 30 सेट करवाना, आपका काम है उन 30 सेट को अच्छे से करके जाना, बस बात ख़त्म। उसके बाद जीके में आपसे ना बने या फिर किसी के नंबर ज़्यादा आ जाएँ तो फिर आप बताना मुझसे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, 3 दिन ही क्लास है, 3 दिन में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं तो फिर तैयारी मत करिए, मैं आपको ये बोलूँगा बस, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, अगर आप इतना भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो फिर दिक्कत है। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जब रिकॉर्डेड में सेशन जाए। अभी कॉपी पेन लेके अपना जो भी चीज़ नहीं आ रही उसको नोट करते चलेंगे। पहला सवाल ये रहा, और हाँ, इसमें मुझे ये ज्ञान देने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि ये क्वेश्चन लेवल का नहीं है, लेवल से ऊपर का है। हो सकता है लेवल से ऊपर के आए डाउट्स, क्योंकि एक्चुअल वही क्वेश्चंस हैं जो 12th लेवल में अभी पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है। तो मैंने अपने आप से सवाल नहीं बनाए हैं, जो 12th लेवल में एसएससी ने पूछे हैं वही सवाल है और यही पूछेगा आपसे। तो कोई लेवल ऊपर है कम है वो सब ज्ञान मत दीजिएगा, यहाँ पे जितना हो रहा है ईमानदारी से बस शांति के साथ करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फीडबैक मत दीजिए क्लास का, फीडबैक ज़रूर दीजिए क्लास का, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के लेवल का बस बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल जितना नीडेड होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बोला कि हो सकता है पहला क्वेश्चन ये नहीं सर इस ऐसा तो दिल्ली पुलिस में आता ही नहीं है। बेटा आता हो ना आता वो नहीं बताया, लेकिन आएगा अब, ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस अक्रॉस द अर्थ सर्फेस? पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपीय और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? क्या कारण है कि पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप और महासागर विषम वितरण है? विषम मतलब ऐसा कोई बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है। पॉज करके अटेम्प्ट करो और आप ये भी नोट करते रहो कि जैसे कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम वगैरह देख लीजिएगा, जैसा आपको आगे फीडबैक दे दीजिएगा कि बढ़ाना है क्वेश्चन नहीं बढ़ाना है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले हफ्ते तो एटलीस्ट अभी हम 20 क्वेश्चन ही करें सो दैट लोड ज़्यादा ना है, ठीक। चलिए, तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अल्फ्रेड वेगनर करके सारी चीज़ें नोट करते रहें, अगर नहीं आती है तो अच्छी बात है फिर, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर करके एक हमारे जोग्राफर हुए, उन्होंने 1911 में 1911 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि पूरा भूभाग लैंड मास एक साथ था जिसका नाम पैंजिया था, मतलब पैंजिया रखा गया, ठीक है। और जो पूरा पानी है वो एक साथ था जिसको कि हमने टर्म दिया पैंथलासा। ये जो पैंजिया है ये ब्रेक हुआ 2 पार्ट्स में, उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है। इसी को अंगारा लैंड भी बोल देते हैं, तो कुछ अलग नहीं है वो। ये बीच में तुमको टेथीस सी दिख रहा होगा, ये जो इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुई और यहीं पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। खैर वो हमारा भी मुद्दा नहीं है डिस्कशन का, हिमालय किस तरीके से बना, लेकिन ये बात समझ में आई कि पहले पूरा भूभाग एक साथ था और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ड्रिफ्टिंग हुई। मतलब पहले तो टूटा 250 मिलियन साल पहले, फिर 200 मिलियन साल पहले ये इसमें ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुई, इधर उधर ड्रिफ्ट हुआ वो, और ये आज की प्रेजेंट फॉर्म है। अब जब ये अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये सारे एक साथ रहे थे, क्या आप 250 मिलियन साल पहले तो वही कोई जीवित ही नहीं था, तो फिर कैसे आपको पता चला? तो उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। एविडेंस उन्होंने दिया कि भाई ये और ये अगर देखो साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका आपस में फिट हो रहे हैं, इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका आपस में फिट हो रहे हैं, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट, यानी कि ये फिट हो रहे हैं आपस में। कौन? ये जो कॉन्टिनेंट्स अगर इनको हम फिट करना चाहें तो ये फिट हो रहे हैं आपस में, पहला। दूसरी चीज़ इन्होंने एविडेंस ये दी कि जब हमने रॉक की एज निकाली, चट्टानों की उम्र निकाली, यहाँ और यहाँ एज निकाली, तो वो एज सेम निकल के आई, कार्बन डेटिंग मेथड से निकाला, वो भी हुआ। प्लस यहाँ पे घाना करके देश है जहाँ पे रेड डॉट फिर से बना रहा हूँ, घाना के यहाँ पर हमें देखने को मिले गोल्ड डिपॉजिट, सोने के अवशेष यहाँ पर हमें मिले, सोने के अंश मिले। वो सोने के होता क्या ना कि गोल्ड वेन्स होती हैं, उसके सोर्स होती हैं, सोर्स रॉक होती हैं, लेकिन सोर्स रॉक ये जो मिला ये आपको यहाँ पर मिला साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। तो फिर ये समझ में आया कि हाँ यार ये कभी एक रहे होंगे। प्लस कुछ ऐसे हमें जीवाश्म मिले, जैसे फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका में तो कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, इतनी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ से भी जीवाश्म मिले, यानी जीवों के अंश मिले, जिसको अंग्रेजी में फॉसिल बोलते हैं। तो कैसे मिले? यानी कि कभी ये एंटार्क्टिका ऊपर रहा होगा,
तो फॉसिल वाला, और जैसे जो यहाँ फॉसिल मिल रहा है वो यहाँ फॉसिल मिल रहा है, जीवाश्म मिल रहा है, तो ऐसा होता है नहीं उछल के यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने एविडेंसेस दिए। ठीक, ऑलराइट। अब ये जो कंटेंट है एक्चुअल में स्लाइड ये नहीं स्लाइड कर रहे हैं, तो क्या स्लाइड कर रहे हैं, प्लेटें स्लाइड कर रही हैं। प्लेट क्या होती है, प्लेट क्या होती है, तो प्लेट अभी के लिए समझ लो ऐसा होता है जैसे हमारी जो अर्थ होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये है क्रस्ट, ये है मैंटल, ये है कोर। ठीक है, तो ऊपरी जो पूरी क्रस्ट है, ये जो पूरी भूपर्पटी है क्रस्ट, और ऊपरी जो मैंटल है, ऊपरी जो मैंटल का जो ऊपरी एकदम ठोस भाग है, जो सॉलिड पार्ट है, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये बन जाता है लिथोस्फीयर, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थल मंडल। यही स्थल मंडल ही हैं जो स्लाइड करते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। कहाँ स्लाइड करती हैं, इसी के नीचे ही, दैट इज जो हरा वाला मैंने ड्रॉ किया, ये तो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल हो गया। अब मैं जैसे पीले से जो ड्रॉ करूंगा दिस, ये जो पीला भाग है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये है आपका दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, इसी के ऊपर स्लाइड करती हैं प्लेटें। ये कारण वेगनर ने नहीं दिया था, ये कारण दिया था किसने, ये कारण दिया था आर्थर होम्स करके एक हुए, उन्होंने, आर्थर होम्स, उन्होंने दिया था ये। उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से ये जो एस्थेनोस्फीयर है, जो दुर्बल मंडल है, यही ये मैग्मा का सोर्स है। जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी से जो लावा वगैरह निकलता है वो यहीं से निकलता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से ऊपर कन्वेक्शन करंट, संवहनीय प्रक्रिया चलती है, संवहनीय प्रक्रिया चलती है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से प्लेटें मूव करती हैं। अब प्लेटें आपस में 3 तरीके से मूव कर सकती हैं, तो ये प्लेट सीमाएं हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी रचनात्मक, कन्वर्जेंट यानी विनाशात्मक, और ट्रांसफॉर्म यानी कि संरचनात्मक। कैसे अलग है, या तो प्लेट दूर जा सकती हैं, या वो पास आ सकती हैं, या वो ना तो दूर ना तो पास ऐसे स्लाइड करेंगे, जैसे हाथ नहीं हम रब करते हैं सर्दियों में, हाथ रब करते हैं, तो बस वैसे स्लाइड हो सकती हैं ऐसे। ठीक, तो अगर डाइवर्जेंट है, अगर दूर दूर जा रही हैं, तो होता क्या है, जब दूर जाएंगे तो जो नीचे मैग्मा भरा है वो बाहर निकल के आके सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो आके जम जाएगा। जैसे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये आके यहाँ पर जम जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं रचनात्मक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, यानी कि ये विनाशात्मक है। कैसे, जब 2 प्लेट आपस में मिलती हैं तो जो भारी वाली है वो नीचे चली जाती है, तो यहाँ जो बन जाता है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ जो बनता है उसको बोलते हैं सबडक्शन, यानी कि वो सबडक्ट कर गई, वो नीचे चली गई। और जब वो नीचे चली जाएगी तो उसका क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है उसका मैग्मा का है, फिर एस्थेनोस्फीयर का आप बोल सकते हो, कि वो उसको पिघला देगा। क्योंकि ये है तो चट्टान ही है, तो रॉक ही, तो पिघल जाएगी। जब पिघल जाएगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा, अब कुकर में क्या होता है भाई, जब हम खाना बनाते हैं तो एक्स्ट्रा जो हीट, जो भी गैस बनती है तो एक्स्ट्रा वो निकलती है फिर सीटी से। तो उसी तरीके से जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मैग्मा अलावा बन गया तो वो एक्स्ट्रा ऐसे निकलेगा ये वॉल्केनो के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वॉल्केनो बन जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म में जो है स्लाइड कर रही है, ना तो कुछ डिस्ट्रॉय होगा ना तो कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो कंजर्वेटिव, संरचनात्मक बोल देते हैं इसको। भूकंप आने के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ऐसे लॉक हो जाती हैं प्लेटें, फिर जब लॉक हटता है वो, तो वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। यहाँ क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपको खासकर इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। समुद्र के बीच में जो रिज बन गई उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। कैसे बनी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग बनी। प्लेटें दूर जा रही थी, वहाँ से अंदर से बीच से मैग्मा निकला और वहाँ पर एक रिज बन गई, एक अड्डी टाइप ऐसे बोल सकते हो, वो बन गई। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो गया। वो कैसे हो गया, आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्यों भाई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी, 1961 में हैरी ओ हेस ने दी थी। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूं, मिड ओशनिक रिज को क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक। अर्थ की इलिप्टिकल, अर्थ की शेप का लेने देना इससे कुछ नहीं है। मैग्नेटिक एनोमली से भी कोई लेना देना नहीं है। वेरिएशन, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण से कोई लेना देना नहीं है। लेने देना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट शेप देख रहे हैं तो क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, तो उसने पुश किया है।
उसने पुश किया कॉन्टिनेंट को भी दूर की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको हैरी हेस ने थ्योरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि रिज के पास में जितना तुम पास में रॉक की एज निकालोगे वो उतनी नई निकल के आएगी, जितना तुम दूर जाओगे उतना ही पुरानी हो जाएगी, क्योंकि जब नई मैग्मा निकलता होगा तो वो इसको पुश करता होगा इधर उधर साइड की ओर, तो वो उधर दूर चला जाता होगा। और ये किनारे वाला यानी पास जो मिड ओशनिक रिज के पास है, मध्य महासागरीय कटक के पास, उसकी एज कम निकलेगी, दूर जाओगे ज़्यादा एज निकलेगी उसकी। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। 1991 में किस, और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर जितना जाओगे मिड ओशनिक रिज से, उतना ही अगर यहाँ जाओगे तो उन रॉक की भी, चट्टानों की एज सेम निकल के आएगी। और एक चीज़ बस और बतानी है, और वो ये है कि तुम मुझे बताओ यहाँ की एज नई होगी या महासागर की जो चट्टान होगी उसकी एज नई होगी? रॉक की बात कर रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एज न्यू होगी या फिर ओशनिक क्रस्ट? ओशनिक क्रस्ट ये होगा, ठीक है, वहीं पे लिख दिया उन्होंने। तो ध्यान रखना ओशनिक क्रस्ट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नई नहीं बन रही है, वो तो दूर दूर जा रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली तो। ओके, तो 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? विच की रिफॉर्म इन 1991 स्पेसिफिकली एड्रेस द इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड प्रमोटेड कंपटीशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? बताइए, खुद से अटेम्प्ट करिए एंड आंसर दीजिए कमेंट्स में। ओके, इंग्लिश प्लीज़, इंग्लिश में सर। हाँ देखो इंग्लिश वाले आ गए ना, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अरे भाई देखो यार, ऐसे ही मैं करा पाऊँगा? थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है, हिंदी हिंदी हिंदी, थोड़ा सा हिंदी आता तो इंग्लिश इंग्लिश। सबके अपने अपने दुख दर्द हैं, जबकि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ फिर भी। विच की रिफॉर्म इन 1991 स्पेसिफिकली एड्रेस द इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो 1991 में 1991 में क्या सुधार लाया गया, क्या रिफॉर्म्स लाए गए? तो 3 मुख्य सुधार लाए गए। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये 3 मुख्य सुधार लेके आए गए थे, रिफॉर्म्स लेके आए गए थे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी डामाडोल हो गई थी 1991 में। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया गया। क्यों? अभी तक ओपन नहीं थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी तक पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस था। मैं आपको बता दूं, ये सवाल पे ढेरों क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको दिल्ली पुलिस में। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना 1991 के रिफॉर्म्स, ढेरों क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देख लेना तुम जब पेपर आएगा तो। पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का, प्राइवेट को उतना लाना नहीं चाह रहे थे ये। इसीलिए उस समय लाइसेंस राज इन्होंने ला के रखा था कि किसी भी को भी अगर इंडस्ट्री डालनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट से, तभी आप इंडस्ट्री डाल सकते हो। तो इसी को बोलते हैं लाइसेंस राज। इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि रेड टेपिज्म बढ़ा था। रेड टेपिज्म का मतलब है करप्शन बढ़ा था। अंडर द टेबल वाला जो पैसा है कि भाई आप सरकारी ऑफिसर के पास जाओगे लाइसेंस लेने के लिए, उसको अंडर द टेबल कुछ दोगे घूस, अपने आप वो लाइसेंस दे देगा। नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तुमको। तो फिर 1991 में क्यों लाना पड़ा? क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, भुगतान संतुलन क्राइसिस हो गई थी। मतलब हमारे पास इतना भी फॉरेक्स नहीं बचा था कि हम अपने इंपोर्ट को सस्टेन कर पाएँ कुछ टाइम के लिए। तो इसीलिए फिर हमें ये रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? प्राइवेट प्लेयर्स को लाया गया था। लिबरलाइजेशन में क्या गया था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के लिए रास्ते खोले गए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, इन सब के लिए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपनी हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करना वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ठीक, तो मैंने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट करना। तो इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर कैसे एड्रेस किया गया? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में होती इनएफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि तुम लोग जाओगे है ना सरकारी नौकरी को पीछे लोग क्यों भागते हैं? बढ़िया छुट्टी मिलती हैं, आराम से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत घूस का भी स्कोप होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो होता नहीं है ये सारी चीज़ें।
तो इसीलिए क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है बड़ा धीमे है। अब तुम कहीं चले जाओ, पब्लिक मतलब एक तो प्राइवेट ऑफिस और एक आपका पब्लिक ऑफिस, तुरंत प्राइवेट ऑफिस में तुरंत खटखट आपका रेजोल्यूशन होता है, लेकिन पब्लिक ऑफिस में नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होता है। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन किया गया ऑफ प्रॉफिट मेकिंग PSUs का। ठीक है, उनका क्या किया गया, उनका लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया गया, नहीं तो प्राइवेटाइजेशन लेके आया गया। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज थर्ड। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, सूचकांक और उनके संबंधित प्रकाशन संगठनों से मिलान करें। तो करिए मिलान भाई, इंडेक्स है ये और पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको यहाँ पर मैच करना है। करिए मैच जल्दी से, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, हिंदी में और ये इंग्लिश में। करें मैच। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल इनोवेशन, तो 2 हो जाएगा। ये वीपो रिलीज करता है इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यहाँ से कीवर्ड उठाइए हंगर और मैच करिए इसके साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये कीवर्ड उठाइए और मैच करिए इसके साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट, सिर्फ कीवर्ड मैच करने थे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो ये सब रिलीज करते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी संस्था है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करेंगे, ठीक, तो इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं? 3। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो टोटल 10 इंडिकेटर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, GNI पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और GNI इंडेक्स, ये आपके इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस ये 3 इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, शी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और नॉलेज से आप एजुकेशन याद कर लो, शी। HDI की अगर बात करेंगे जो UNDP रिलीज़ करता है, इसमें इंडिया की रैंक पूछ सकता है, जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 130, 193 देशों में, जिसमें कि पहले स्थान पे, पहले रैंक पे कौन है? आइसलैंड। सेकंड नंबर पे कौन है? नॉर्वे। और थर्ड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। फिर अगर यहाँ पर आपसे इसका वो पूछ ले, दैट इज़ की मोटो क्या है, या फिर मतलब होता है ना रिपोर्ट का कुछ वो होता है, एक टाइटल होता है, तो रिपोर्ट का टाइटल अगर पूछ ले तो अ मैटर ऑफ चॉइस ध्यान रखना। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ही याद करना है भाई। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा है, लेकिन सिर्फ अ मैटर ऑफ चॉइस भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। ओके, चलो। और बाकी जैसे इंडेक्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हंगर इंडेक्स की बात करूँ, हाँ, जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज करता है, हंगर इंडेक्स, तो इसमें 102 रैंक है आउट ऑफ 123। ओके, एंड स्कोर इसमें रहा है 25.8 इंडिया का। और इंडिकेटर्स ध्यान रखना, इसमें 4 होते हैं। इंडिकेटर्स की अगर बात करूं सूचकांक के, तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? एक तो अंडर नरिशमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, नरिशमेंट अल्प पोषण। स्टंटिंग, जिसका मतलब है कुपोषण। देन वेस्टिंग, यानी कि दुर्बलता, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि दुर्बलता। और मॉर्टैलिटी, यानी कि मृत्यु दर। स्टंटिंग का तो मतलब है हाइट रुक जाना, ठीक है, हाइट कम होना। वेस्टिंग का मतलब है हाइट तो है लेकिन हाइट के अनुसार वेट नहीं है, यहाँ हाइट कम है तो यहाँ वेट कम है। और मॉर्टैलिटी का मतलब है कि 5 साल के अंदर मृत्यु हो जाना बच्चे की। Which of Rutherford's experimental observations led him to conclude that the positive charge of an atom is concentrated in a very small region? रदरफोर्ड के किस प्रायोगिक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? ऑप्शंस आपके सामने, अटेम्प्ट करिए। कर लिया? आप पॉज करके कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और 1911 में डिस्कवरीज करी कुछ। इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने डबली चार्ज हीलियम एटम, यानी अल्फा पार्टिकल जिनको बोला गया, अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि
डबली चार्ज्ड हीलियम के एटम्स हैं, ये हीलियम के परमाणु हैं ये। तो उनको बम्बार्ड करवाया एक बहुत ही पतली सी गोल्ड की फॉयल में, ये बहुत ही पतली सोने की जो है आप ये बोल सकते हैं परत थी उसमें, मतलब आप ये मानो कि कितनी थी, 1000 एटम्स थिक थी ये, ठीक है, इतनी पतली थी ये, सिर्फ 1000 एटम्स थे, सिर्फ 1000 एटम्स थे। अब आप इस ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जो आप हमारा पेज होता है ना, कॉपी का पेज होता है वो उसमें आप समझ लो कि लाखों मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, उतने थिक होती है ये, 1000 एटम्स थिक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पतली फॉयल ली होगी। इसके पीछे का भी कारण है कि गोल्ड को ही क्यों चूज़ किया। ऐसा नहीं कि बहुत अमीरी छा रही थी रदरफोर्ड को, ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड बहुत ही मैलिएबल मेटल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है नमनीय, यानी कि बहुत ही उसको पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है उसको पीट पीट के पतली सी एकदम परत बनाई जा सकती है उसकी। तो जब बम्बार्डिंग करवाई गई तो मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं वो इससे सीधे पास हो गए, मोस्ट ऑफ द एटम्स सीधे यहाँ से निकल गए। कुछ जो हैं डिफ्लेक्ट हो गए टू अ सर्टन एंगल एंड कुछ टू अ वेरी लार्ज एंगल एंड कुछ तो सीधा रिबाउंड कर गए 180 डिग्री में। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली, ये कुछ कंक्लूजन निकल के आया यहाँ पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, नाभिकीय मॉडल, कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक से संचित रहता है। मतलब ये है कि पूरे एटम का मास एक बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड पोजीशन पे होता है। पूरा मास एक बहुत ही छोटे सेंट्रल पोर्शन पे होता है और वहीं पे उसका पूरा चार्ज भी होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, समस्त द्रव्यमान धनावेशित नाभिक में संचित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यानी कि ये पूरा उसका मास है। पॉजिटिव चार्ज है इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ, ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ये न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियॉन भी बोल देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और इसके अराउंड कुछ इस तरीके से ऑर्बिट हैं, यानी कक्ष हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इस तरीके से ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक। इसी वजह से क्यों जहाँ जो भी इन्होंने बम्बार्डिंग करवाई होगी, जो यहाँ पर हिट किया वो एकदम वापस आ गया, ठीक है। बाकी सब निकल गए, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो इसके पास से गए वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर गए, जो एकदम सीधे हेड ऑन कोलिजन हुआ वो सीधा रिबाउंड मार गए। तो ये यहाँ से इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की, ध्यान रखेंगे। किसकी डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से? न्यूक्लियस की, नाभिक की करी। और साथ ही साथ प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, वो बात अलग है कि हम इस तरीके से याद कर लेते हैं, ईंट पर नाच, जिसमें इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। लेकिन प्रोटॉन के लिए हम क्रेडिट गोल्डस्टीन को भी दे देते हैं, बिकॉज उन्होंने भी पॉजिटिव कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी, लेकिन उसका नामकरण नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन्स वर फाउंड टू बी ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक, ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ रदरफोर्ड लेड टू हिम कंक्लूड दैट, ओके ठीक है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड ऑलमोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट अल्फा पार्टिकल फॉलोड अ स्ट्रेट पाथ थ्रू द गोल्ड फॉयल, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ alpha particle was deflected by small angles। पूछ रहा है which of the Rutherford's experimental observation led him to conclude that the positive charge of an atom is concentrated in a very small region, बहुत छोटे रीजन में। क्यों? क्योंकि a very small fraction of alpha particle पूरी तरीके से ऑलमोस्ट रिबाउंड कर गए थे, सीधे बैकवर्ड आ गए थे। चारों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलती नहीं है उनमें, ठीक है, ध्यान रखें, उनमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। सर यहाँ तो हिंदी वालों को ध्यान दीजिए भाई, देखो इतना ही हो पाएगा, और अगर आपको है तो क्लास आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्लास छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाऊँगा कि थोड़ा सा इंग्लिश में हो जाए तो हिंदी, हिंदी हो जाए तो थोड़ा इंग्लिश। ये लेके आया हूँ, इतना समझ रखो कि इसको पढ़ो बैठ के, ठीक है। उसके बेसिस पे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, हर चीज़ में इंग्लिश हिंदी करना है तो छोड़ दीजिए, आप कहीं और से करिए, ठीक है। हाँ, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड ऑलमोस्ट बैकवर्ड, यानी कि अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर पलट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये चौथा ही क्वेश्चन तो था इसके, आई थिंक नंबरिंग का कुछ तो खेल है यहाँ पे, गलत हो गई, ये 5वां क्वेश्चन होगा आपका ये, ठीक है, 5th क्वेश्चन होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में
तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। प्रौद्योगिकी के एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना और न्याय तक पहुंच बढ़ाना है। सही विकल्प यहाँ पर आपको चयन करना है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेडाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस एक्सेस टू जस्टिस। तो आपको पता है अभी हमारे 3 नए लॉज आए हैं, जिसमें कि इंडियन पीनल कोड, ठीक है, यानी जो भारतीय न्याय संहिता होता था, मतलब ठीक है इंडियन पीनल कोड होता था, इसको रिप्लेस करके अभी भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। देन अगर बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थोड़ा यार खुद भी थोड़ा सा तो एफर्ट मारो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ना तुम्हारी आदत पड़ गई थोड़ा सा हिंदी तो इंग्लिश वालों को दिक्कत, थोड़ा इंग्लिश तो अब इंग्लिश वालों को दिक्कत हो रही हो शायद ना। इंडियन एविडेंस जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है और ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। अच्छा, बिल्कुल बढ़ावा देती है। ये आप देखो तो ये जो अभिकथन लिखा हुआ है, अब इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, अभिकथन और कारण वाले। आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, तो ये बात तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब सॉल्व कैसे करना है, अब ये जो असर्शन लिखा हुआ है, अभिकथन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो खुद बता रहा है कि ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है न्याय वितरण प्रणाली। इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं, गलत हो नहीं सकता है अभिकथन, लेकिन आप खुद सोचो यहाँ पर कोई डेटा कोई फैक्ट इस तरीके कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो खुद बता रहा है आपको यहाँ तक कि न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। अब साफ साफ समझ में आ रहा है ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल का मतलब ये है कुछ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ तो होगा, ठीक है। और क्यों इसको दिया जा रहा होगा, उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं है भी कि नहीं है कारण। प्रौद्योगिकी के एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना और न्याय तक पहुंच बढ़ाना है। दोनों सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें इसमें अभी आपको तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे तुम्हें बताएंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों ही सही है और जो अभिकथन है रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Who was the chairman of the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas in the Constituent Assembly? संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मुंशी जी थे या फिर अम्बेडकर जी थे? अब जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला फैक्ट तो ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था भारत में, उसके हिसाब से बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सलाहकार कौन थे या विधिक सलाहकार कौन थे? पहले चेयरमैन कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन? फर्स्ट चेयरमैन या मैं बोल दूं टेम्पररी चेयरमैन, यानी अस्थाई इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन, अस्थाई अध्यक्ष। फिर अगर मैं बात करूं परमानेंट चेयरमैन यानी कि स्थाई अध्यक्ष कौन थे इसके? तो सलाहकार की जब मैं बात करता हूं तो सलाहकार कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव थे, सर BN राव। टेम्पररी चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। देन परमानेंट चेयरमैन यानी स्थायी अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, ठीक। यहाँ पर जब हम कमिटीज़ की बात करते हैं कि टोटल कमिटीज़ कितनी थी, तो कितनी कमिटीज़ थी, तो ध्यान रखना आप, एक तो आपकी 8 मेजर कमेटी थी और 14 माइनर कमेटी थी। कहीं कहीं पे नंबर 13 होता है 14 की जगह, तो ज़्यादा लोड मत लेना कि नहीं ये कहीं पे कि हमने तो 13 याद करी थी फिर ऐसा करके कुछ, ठीक है। मतलब मेन जो कमिटीज़ हैं आपकी वो मेजर कमिटीज़ 8 ही हैं, ठीक है, मेजर कमेटी आपकी 8 ही हैं और बाकी माइनर आपकी 13 और कहीं कहीं पे 14 हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये माइनर कमिटीज़ हैं जो जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये हिंदी में नाम लिखे हुए, ये तो आपकी खैर मुख्य समिति में आएंगी। कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ दी, अब इसमें याद कौन सी रखनी है वो ध्यान से समझना।
ठीक है, वो भी ध्यान समझना, अभी मैं मेजर वाली भी लिख दूंगा। तो ये वाली याद करना। जीवी मावलंकर कौन थे? ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, स्पीकर भी थे, प्लस ये ध्यान रखना संविधान सभा जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना नहीं था, उसका काम और भी था, लॉ को भी बनाना था, कानून बनाने का भी इसका काम था। तो जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो उसके जो चेयरमैन होते थे वो राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब वो कानून बनाने के लिए बैठती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपको याद नहीं करनी है, ये याद नहीं करनी है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ठीक है। बिजनेस धंधा कौन देखेगा? धंधा मुंशी जी देखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, फाइनेंस कौन देखेगा? जो घर का मुखिया होगा, यानी कि जो चेयरमैन होगा वो देखेगा। फाइनेंस राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाउस कमेटी, पट्टा भी सीतारामैया, एक सीतारामैया वस्तावैया करके मूवी आई थी, ठीक है, रमैया वस्तावैया, उसमें सब घर के बारे में घरेलू चीज़ें दिखाई गई थी, तो हाउस कमेटी। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एस और एस वर्दचारी याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाली याद करना, एस के धर, और नेशनल फ्लैग पे राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें मैंने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे तो ये आप यहाँ पर कुछ कमिटीज़ हिंदी में देख सकते हो। अगर मेजर कमेटी की अगर बात करूँ, कुछ जो हमारी मुख्य समितियाँ होती हैं, तो मेजर कमिटीज़ में जैसे मैं आपको 8 होती हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन यानी संघ मिल जाए, उसके चेयरमैन नेहरू ही होंगे। जैसे यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी हो गई। और यूनियन से आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू है। इवन स्टेट्स कमेटी, यानी कि जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन स्टेट दिख जाए, राज्य समिति, उन सब के चेयरमैन कौन होंगे? नेहरू होंगे, ठीक। देन अगर बात करूँगा तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके कौन थे? इसके सरदार पटेल थे। कैसे याद करोगे कि जो हमारे देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, उनको भारत में मिलाने का काम किसने किया था? सरदार पटेल ने। तो ऐसे कुछ रिलेट करके यहाँ पर कर लो। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स कौन बनाएगा? प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके रूल्स कौन बनाएगा? जो भाई घर का मुखिया होगा वही बनाएगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की जब मैं बात करूँगा तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो इतनी आपको याद करनी है। बाकी एक कमेटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें राजेंद्र प्रसाद की एक और याद करना, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसमें भी होंगे। प्लस मसौदा या प्रारूप समिति, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसमें कितने सदस्य थे बताओ जल्दी से? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे, और इसमें टोटल अंबेडकर जी को मिला के 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। तो मेजर कमेटी मैंने आपको 3, एक 4 और 5, 6, 7 बताइए, एक नहीं है, एक 8वीं जो है वो यही है आपकी, जो पूछा गया है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल, यानी कि अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके सरदार पटेल ही होंगे, ठीक है। मुंशी जी किसके मैंने पढ़ाए थे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, धंधा यही चलाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये माइनर कमेटीज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ से। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? हिंदी में ऑप्शंस रहे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ दिस रेजोल्यूशन? करिए। तो जब हम औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो भारत में जो सबसे पहली औद्योगिक नीति आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आई थी, वो 1948 में आई थी, 1948 में आई थी, ठीक है। जो इंडिया की पहली वाली आई थी वो 1948 में आई थी। जो दूसरी वाली आई थी वो 1956 में आई थी, ये सेकंड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने क्या किया था, इसने 3 शेड्यूल्स में, 3 अनुसूचियों में इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया था, बाइफरकेट कर दिया था इंडस्ट्रीज़ को। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़, अनुसूची 1, अनुसूची बी और अनुसूची सी, यानी कि 3 शेड्यूल्स में बाइफरकेशन हो गया था इंडस्ट्रीज़ का। इसको हटा दो, वही सेम है, ये दोनों डब्बे सेम है।
शेड्यूल ए में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो पब्लिक सेक्टर के तहत रहेंगी, यानी जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ रहेगा, गवर्नमेंट चलाएंगी उन उद्योगों को। प्राइवेट सेक्टर यानी कि आपका इसमें प्राइवेट क्षेत्र निवेश कुछ भी नहीं कर सकता है। शेड्यूल बी में अगेन गवर्नमेंट चलाएंगी लेकिन प्राइवेट की हेल्प ले सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल ए में बात करें, एटॉमिक एनर्जी, नाभिकीय एनर्जी हो गई, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब इसमें थे। शेड्यूल सी, अब यहाँ क्या है, शेड्यूल बी में पब्लिक रहेगा, प्राइवेट की हेल्प ली जा सकती है सप्लीमेंट करने के लिए, और शेड्यूल सी में पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के तहत इंडस्ट्रीज ये रहेंगी। अब इसमें अगर बात करूँ, पूछता है कि कितने इंडस्ट्रीज थी, तो 17 इंडस्ट्रीज थी इसके तहत, 17। शेड्यूल बी में अगर बात करेंगे तो टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी, 12 उद्योग थे। शेड्यूल सी में नंबर कुछ नहीं था, बच गया जितना ए और बी से वो सारा सी में था, ऐसा था। तो यहीं से माना जाता है कि लाइसेंस राज की शुरुआत हुई, कि किस तरीके से सारी इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के हाथ में एक तरीके से रखा गया यहाँ पर। जो 1991 में 1991 में जो हमारी अभी तक की आखिरी औद्योगिक नीति है, लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लास्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो आपकी 1991 में आई थी, जो LPG रिफॉर्म्स वाली अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, निजीकरण और वो उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने, यानी कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो की फीचर क्या था, मेन चीज़ क्या थी? तो इसमें वही 3 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया। इट कैटेगराइज इंडस्ट्रीज इनटू 3 शेड्यूल्स विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग इन स्ट्रैटेजिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तो जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, उनको पब्लिक सेक्टर में रखा गया, उनको गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया। ये चीज़ को ध्यान रखना है। जो पहली ये हुई आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसने 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया था, जिसको हमें डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें 1956 को पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिकॉज इसको देश का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स एलुवियल सॉइल्स फ्रॉम रेड एंड येलो सॉइल्स? बताइए। PDF मिल जाएगी। चलो करो, तो ये कर लिया सभी ने। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल फ्रॉम रॉक्स रेड एंड रिवर ट्रांसपोर्टेड होती है, बिल्कुल गलत बात है। जो जलोढ़ मिट्टी है, अब आप बताओ मुझे, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, उसमें से जो पहला दूसरा कुछ नहीं होता है, उनमें से एक आपका भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर के मैदान, नदन प्लेन। अब आपको भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। और इसके बारे में अगर पढ़ना है तो कल 4.0 में यही क्लास होगी, मिट्टी की पूरी, सॉइल की पूरा सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका कल पूरा वही टॉपिक होगा। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। सिर्फ यही नहीं, और सुनिए, और ये सुनिए कि यहाँ पे जो डेल्टा होते हैं नदियों के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनके माउथ पे यानी डेल्टा पे भी हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये चट्टान से बनती रेड एंड येलो रिवर ट्रांसपोर्टेड ऐसा नहीं है, एलुवियल होती है ये नदियाँ, क्योंकि यहाँ पर इंडस नदी सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र मिलके ये बनाते हैं नदन प्लेन्स को, उत्तर के मैदानों को। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी इनसे बनती है, रिवर के ट्रांसपोर्टेशन से। एलुवियल ओल्डर टाइप मोस्ट फर्टाइल रेड एंड येलो कलर्ड बाई आयरन। एलुवियल सैंडी लोम टू क्ले रेड एंड येलो सैंडू लोम लेस फर्टाइल अपलैंड। एलुवियल रिच इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस रेड एंड येलो रिच इन पोटैश। ऐसा नहीं है, कोई भी मिट्टी भारत की ह्यूमस में तो रिच हो ही नहीं सकती है। कोई भी मिट्टी भारत की जो है इसमें ह्यूमस में, ह्यूमस क्या, ऑर्गेनिक मैटर, उसमें रिच नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस है क्या, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ह्यूमस है क्या, ह्यूमस आपका ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ की सॉइल उतनी ज़्यादा रिच नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एलुवियल ओल्डर टाइप मोस्ट फर्टाइल रेड एंड येलो कलर्ड बाई आयरन, ठीक है। ये थोड़ी सी फर्टाइल होती हैं एंड इनकी कलर हो रखी होती है। अगर मैं बात करूँ किससे, रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड जो सॉइल होती है, लाल मिट्टी, इसकी जो कलरिंग होती है वो आयरन ऑक्साइड से होती है, और इसमें अगर पानी पड़ जाता है तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना, यही सॉइल जो है येलो में कन्वर्ट हो जाती है, बस इतना चीज़ ध्यान रखना, व्हेन हाइड्रेट जब हो जाएगी तब, ठीक है।
और जब जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कैसे डिपॉजिट होती है। तो ये चट्टान से बन रही है रेड एंड येलो सॉइल, और ये देखो ये रिवर से ट्रांसपोर्ट से बन रही है। खैर यहाँ पर समझो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो एलुवियल सॉइल होती है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, खादर और भांगर। ठीक है, खादर होती है नई जलोढ़, दैट इज न्यू एलुवियम, और भांगर होती है पुरानी जलोढ़ यानी कि ओल्ड एलुवियम। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये रिच होती है किसमें, इसमें अधिकांश मात्रा में आपको देखने को मिलेगा क्या, पोटाश, और पुअर होती है फॉस्फोरस में। ऐसे याद करो कि फॉस्फोरस माचिस की जो तीली होती है उसमें होता है। तो भाई अगर इतना ज़्यादा रिच होता फॉस्फोरस में एलुवियल सॉइल तो फिर मैं माचिस लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, ऐसे करके याद कर सकता हूँ। ह्यूमस में यानी ऑर्गेनिक मैटर में सारी भारत की मिट्टियाँ कमज़ोर हैं, ध्यान रखना। और पाई कहाँ जाएगी वो भी मैंने बता दिया, एलुवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट का जो गिरिपद होता है यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, जिसको इंग्लिश में पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वहाँ पे। और ये जो आपका पार्ट है सर्टेन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे। ओके, देन आपकी एक मिट्टी है, चलो अभी के लिए इतना ही याद करते हैं, नहीं तो ज़्यादा आप लोड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये दो सॉइल के बारे में हमको अच्छे से याद करना है। देन व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है, 5.5 मीटर, 10.5 मीटर, 11 मीटर या फिर 9.25 मीटर फुटबॉल फील्ड में। तो फुटबॉल फील्ड के ये डायमेंशंस हैं, आप देख सकते हैं। पूरी फील्ड लगभग 90 से 120 मीटर, आप एक सेकेंड, ठीक है, ये लंबाई होगी आपकी इसकी लगभग। ये है आपका ये सेंटर स्पॉट से लेके ये पूरा जो रेडियस है कितना है, 9.15 मीटर। इसमें पूछा क्या गया है, रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल ही पूछी गई है, वही पूछा गया है, 9.15 मीटर है आपका ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये पूरा आपका गोल पोस्ट है, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और इसकी पूरी ये पिच की लेंथ है। ठीक, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.15 मीटर, 9.25 मीटर होती है इसकी त्रिज्या फुटबॉल फील्ड की। अगला है मैच द फॉलोइंग महाजनपद विद देयर कैपिटल। तो महाजनपद को उसकी राजधानी के साथ आपको मैच करना है, तो करिए जल्दी से, वत्स, मगध, कुरु और अवंती। ये हिंदी में रहे, चलिए। तो ये है हमारा महाजनपद का पूरा। अच्छा, महाजनपद का टाइम पीरियड क्या था, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद। तो महाजनपद कैसे बने, तो हम वैदिक काल किसको बोलते हैं, तो वैदिक काल हम बोलते हैं 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC। इसके बाद जो है आप बोल सकते हैं कि लगभग 600 BC का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं किसका है, सॉरी 1500 से ये आपका था अर्ली वैदिक एज। ठीक है, देन 1000 से लेके आपका 500 BC तक क्या था, लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो वही आप बोल सकते हैं कि 600 BC या फिर वही 500 BC के ऑनवर्ड्स आपका ये स्टार्ट हो गया था महाजनपद वाला पीरियड, महाजनपद पीरियड। तो टोटल कितने महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। हाउ मेनी महाजनपद, 16, जिनको कि 16सा महाजनपद करके हम बोलते हैं, जो कि अंगुत्तर निकाय, ठीक है, सॉरी दीघ निकाय जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसमें ये मेंशन है 16सा महाजनपद। और जो भगवती सूत्र है जैन टेक्स्ट, उसमें भी इनका वर्णन है। ठीक है, दीघ निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जो भगवती सूत्र है उसमें मेंशन है, जो जैन टेक्स्ट है। भगवती सूत्र में सारे मेंशन नहीं है, इसमें हैं सारे मेंशन है आपके, और 16सा महाजनपद करके हैं। तो जैसे ये कुरु है, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की थी ऐचित्य, ओके, कौशल की अगर बात करेंगे तो अयोध्या, देन मल्ला की कुशीनगर, वज्जी की वैशाली, मगध की राजगिरी, अंगा की चंपा। अंगा की क्या थी, अंगा सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्वी महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, छेदी बांदा, ठीक है, छेदी की बांदा थी, तो ऐसे हम याद करते हैं छेदी बंदा तो अच्छा था। वत्स कौसाम्बी, हे वत्स मौसम्बी का जूस तो लाओ, ऐसे करके मतलब कुछ तो आप रिलेट कर लो, नहीं ऐसे याद नहीं रहने वाला लंबे समय तक। छेदी बंदा तो अच्छा था, तो छेदी की कैपिटल बांदा हो जाएगी। ठीक है, वत्स, हे वत्स मौसम्बी का जूस लाओ ठीक है, तो कौसाम्बी हो जाएगा यहाँ से। सुरसेन मथुरा, ओके, मत्स्य विराटनगर, तो माता का ध्यान रखते हैं विराट कोहली, ऐसे करके याद कर लो। देन अवंती की अगर बात करेंगे तो उज्जैनी। सबसे पावरफुल जो था वो मगध था, सेकेंड मोस्ट पावरफुल था अवंती था। मगध इसलिए पावरफुल था क्योंकि ये आप देखो इसका लोकेशन बड़ा स्ट्रैटेजिक था, ये गंगा और सोन रिवर के बीच में इसकी कैपिटल राजगिरी, जो बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, वो सिचुएटेड थी राजगिरी। ठीक है, जिसको अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, गंगा और सोन रिवर के बीच में थी। प्लस यहाँ पर
ऐसा रीजन था किसी को अटैक करने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर नदियाँ वगैरह थी, फर्टाइल लैंड थी, हाथी बहुत इनके पास थे, तो वो सारी इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से सबसे पावरफुल निकल के आए। तो अभी हमने पढ़ा, हे वत्स मौसम्बी का जूस लेके आओ, तो ऑप्शन नंबर ए। राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी मगध की, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अवंती की उज्जैनी, तो ऑप्शन नंबर ए बी डी सी कहाँ पर दिया हुआ है, ए बी डी सी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये महाजनपद की सबकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, सबकी राजधानी। विच टेम्पल बिल्ड बाई द चंदेल डायनेस्टी इन द 10th and 11th centuries इज नोन फॉर इट्स एक्सक्विसिट स्कल्पचर्स। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? कंदरिया महादेव, बृहदेश्वर, सन टेम्पल या फिर लिंगराज टेम्पल, बताइए। तो ये है आपका कौन सा, कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था और इसी का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि एमपी में आपके सिचुएटेड है, खजुराहो मंदिर, ठीक है। खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो टेम्पल भी इन्हीं कंदरिया महादेव जो ये आपके ग्रुप ऑफ टेम्पल उन्हीं का ही पार्ट है ये खजुराहो मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की बात करिए तो आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड रीजन में। बृहदेश्वर की बात करेंगे तमिलनाडु में है, और इसको बनवाया किसने था? राजा राजाधि वन ने, राजा राजाधि प्रथम ने बनवाया था। तमिलनाडु में आपका सिचुएटेड है बृहदेश्वर मंदिर। दो हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तंजौर की बात कर रहा हूँ। एक आपका गंगई कोंडा चोलापुरम में भी है, गंगई कोंडा चोलापुरम में भी आपका एक है। उसको किसने बनवाया था? उसको राजेंद्र दी प्रथम ने बनवाया था, राजेंद्र दी फर्स्ट ने बनवाया था। इसी को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो राजा राजा दी फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। सन टेम्पल जो मोढेरा में, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और जो लिंगराज टेम्पल ये कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ से आपको टेम्पल शैली भी ध्यान रखनी है। टेम्पल शैली ऐसे ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ तो मूर्ति स्थापन होगी नहीं, मूर्ति कहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगी मूर्ति, यानी भगवान शिव का मंदिर है ये, तो भगवान शिव की मूर्ति यहीं मिलेगी ना अंदर। यहाँ पर तो हॉल होगा ये पूरा, इस पिलर्ड हॉल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पिलर्स होंगे तो मंडप बोलते हैं इसको, पिलर्ड हॉल को, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो शैली है नगर शैली, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी उत्तर भारत के मंदिर वो नगर स्टाइल में, नगर शैली में बने हुए हैं। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। वहाँ पे ये जो कर्वी लीनियर तुमको दिख रहा है ना, ये कर्वी लीनियर नहीं होगा, तुमने देखा होगा साउथ के टेम्पल कुछ ऐसे होते हैं, और इसको बोलते हैं विमान। इसको क्या बोलते हैं? मेन टेम्पल श्राइन, मुख्य जो श्राइन होता है मंदिर का वो यहाँ पर शिखर कहलाता है, तो यहाँ विमान कहलाता है। मंडप यहाँ है तो मंडप यहाँ भी होगा, बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े गोपुरम होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े टॉल गेटवे होते हैं। द्रविड़ शैली की बात कर रहा हूँ, द्रविड़ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो इन टॉल गेटवेज को गोपुरम के नाम से जानते हैं। जो एंट्रेंस होते हैं, जो कि एंट्रेंस होते हैं एक टेम्पल का, उनको ये टॉल गेटवेज। बस एक और अंतर नोट करना, यहाँ पे जो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ नंदी अंदर होते हैं मंदिर के, यहाँ नंदी बाहर होते हैं। द्रविड़ शैली की बात करूँ, साउथ इंडिया की बात करूँ, और यहाँ आसपास तुमको टैंक नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर द्रविड़ स्टाइल में टैंक देखने को मिलता है। नगर स्टाइल में कभी कभी पंचायतन शैली देखने को मिलती है, पंचायतन स्टाइल देखने को मिलता है। पंचायतन स्टाइल ये होता है कि इस तरीके का कुछ तो होता है कि मेन जो जिन भगवान का मंदिर वो यहाँ होंगे, प्लस यहाँ पर किनारे किनारे छोटे छोटे मूर्तियाँ स्थापित होंगी, तो इसको पंचायतन शैली बोलते हैं, जो नगर स्टाइल में देखने को मिलती है। तो यानी कॉमन क्या है? कॉमन है सर गर्भगृह, जहां पर भगवान की मूर्ति रखी होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह। गर्भगृह यहाँ भी है, यहाँ पे भी जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होगा गर्भगृह होगा। यहाँ भी मंडप है, जो पिलर्ड हॉल है यहाँ भी मंडप होगा। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसको शिखर बोल रहे हैं, इसको विमान बोल रहे हैं, और साउथ इंडिया में गोपुरम देखने को मिलते हैं, जो गेटवे हैं, ठीक है। और वेसरा जो शैली है, वेसर शैली जिसको बोल देते हैं, वेसर शैली, ये दोनों का मिक्सचर है जो वेसर स्टाइल है। वेसर स्टाइल जो है ये चालुक्य रूलर्स ने डेवलप करी थी, और ये आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी, जैसे कि कर्नाटक वगैरह में। कर्नाटक के जो मंदिर है ज़्यादातर जो चालुक्य रूलर या होयसाल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए थे, वो वेसर शैली में देखने को मिलते हैं, जो इन दोनों का मिक्सचर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट
इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का सही व्याख्या पहचाने। तो पहचाने यहाँ पर सही व्याख्या इसकी क्या है। कर लिया। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जीडीपी सब होता क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? ये होता है कि किसी देश के लोगों ने किसी देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने कितने मूल्य का उत्पादन किया, चाहे वो सामान हो, चाहे यानी वस्तुएं हो, चाहे सेवाएं हो, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब कि किसी देश की सीमा के अंदर कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यह है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, ओके। अब ये जो सकल घरेलू उत्पाद है दैट इज जीडीपी है, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि कितना उत्पादन हुआ किसी भी देश के अंदर। लेकिन जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या बताता है? वो बताता है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इसकी जगह बस आ जाएगा बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि उस देश के लोग कितने, नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, उस देश के लोग कितने वैल्यू का गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है ये है इंडिया। इंडिया में सारे इंडियंस तो होंगे नहीं, कुछ विदेशी भी होंगे, तो सिर्फ इंडियंस को ले लो। ऐसे अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में हर जगह इंडियंस होंगे, तो वो भी कुछ सामान बना रहे होंगे या फिर सेवाएं दे रहे होंगे। तो वो सारा पैसा अगर मैं जोड़ लूँ, सारा पैसा सिर्फ भारतीयों का, वो जीएनपी हो जाएगा। तो जीडीपी से अगर जीएनपी मुझे निकालना होता तो पता है कैसे निकलता है? जीडीपी में मैं माइनस कर देता हूँ उस इनकम को, नेट इनकम, सॉरी नेट लिख रहा हूँ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो इनकम जो भारत से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो भारतीय हैं भैया जीडीपी में तो उनकी भी जुड़ा हुआ है ना, जो विदेशी और जो भारत में रह रहे हैं, तो वो हटा दो, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो विदेश चली जाएगी, प्लस उसको जोड़ दो जो अंदर आएगी, फैक्टर इनकम टू इंडिया। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया सॉरी, और ये हो जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से आएगी अंदर। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसी को, ये जो मैंने माइनस प्लस किया, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जीएनपी कैसे निकलेगी जीडीपी से। ये तो यहाँ पर लिख देता हूँ आराम से, वहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर ना समझ में आ रहा हो। तो जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकला? सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दोगे तो आपका जीएनपी निकल के आ जाएगा। सो आइडेंटिफाई दी करेक्ट। ठीक है, अब सिंपल, अब यहाँ से मैं और भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास जीडीपी है, मैंने निकाल लिया, मैंने जीएनपी निकाल लिया, तो मैं इसमें डेप्रीसिएशन घटा दूंगा तो इस ग्रॉस का नेट हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। फिर इसमें अगर मैं डेप्रीसिएशन घटा दूंगा तो इसका भी ग्रॉस से नेट हो जाएगा, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं मूल्य ह्रास, इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है, डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अगर मैं घटा दूं ग्रॉस में से तो वो नेट दे देता है मुझे। ठीक है, सो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है कि सही व्याख्या की पहचान करें, इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस एट होम एंड अब्रॉड, भारतीयों द्वारा देश और विदेश में अर्जित की गई आय को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो समझ में आ गया कैसे जीडीपी से जीएनपी निकाला और कैसे जीडीपी से एनडीपी निकाल दिया और जीएनपी से एनडीपी निकाल दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ हमने देखा कि अगर हमें अगर हमें नेशनल चाहिए और डोमेस्टिक से, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना, सॉरी माइनस नहीं करना है, इसमें जोड़ना है, मैंने माइनस का साइन बना दिया था, जोड़ना है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को जोड़ना है अगर मुझे नेशनल चाहिए डोमेस्टिक से, और अगर मुझे नेट चाहिए ग्रॉस से, नेट चाहिए ग्रॉस से, तो डेप्रीसिएशन को घटा देना है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्योति यादव एसएससी वॉरियर, अच्छा
ठीक है, क्लियर है? सर चेक क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो सकता है इसमें आपको 8 में ये हो कि भाई ओल्डर टाइप मोस्ट फर्टाइल, ठीक है, उतनी ओल्ड तो नहीं होती हैं एलुवियल सॉइल, थोड़ी सी न्यू टाइप ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो डी भी सही नहीं है क्योंकि रिच नहीं होती हैं, और ये भी सही नहीं है। बात अगर करें, ये सही है रेड जो एंड येलो सॉइल है, ठीक है, लेस फर्टाइल तो होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा ये फर्टाइल नहीं होती है, बट फिर भी अगर यहाँ पर देखेंगे उस हिसाब से तो ऑप्शन सी में भी कोई गलती है नहीं, ठीक है, बी भी कोई, मतलब बी में एक गलती मैं बोल सकता हूँ, बी में एक गलती ये है कि ये ओल्डर टाइप नहीं है, फर्टाइल तो है इंडिया में अगर हम देखें, लेकिन ये ओल्डर टाइप नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही टिक करो फिर, ठीक है, सी, क्योंकि ये ओल्डर टाइप्स में नहीं आएंगी, ठीक है। सैंडी लोम टू क्ले हैं, ये मैंने इसलिए नहीं टिक किया था इनिशियली बिकॉज इनका उतना ज़्यादा लोमी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कंसिडरिंग और बी और सी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर सी ही सही होगा, क्योंकि एलुवियल जो है ओल्डर टाइप नहीं है, ये न्यूअर टाइप की है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए 1991 वाला, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं अभी रिसेंट में भर भर के, और आपके दिल्ली पुलिस में भी आएंगे। तो 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करिए। विच की रिफॉर्म इन 1991 स्पेसिफिकली एड्रेस द, ओके ठीक है, ये कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड था, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर से 4 आ गया था, तो आई थिंक उसकी भरपाई यहाँ पे हो गई क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो 1991 ने क्या किया था, ये जो पब्लिक सेक्टर है इसको हटा दिया था, और एक तरीके से हटाया तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर को लेके आया था ये। ओके, करिए अभी 14th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। तो घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाघरा हिमालय में मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकलती है। यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीसा पानी में एक गहरी खाई बनाती है। यह शारदा नदी प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने अभी नदी तंत्र पढ़ा होगा मुझसे, जो 4.0 बैच चल रहा है उसमें, ठीक है, रिवर सिस्टम। तो उसमें रिवर सिस्टम हमने पूरा डिटेल में देखा है इसको, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक। अब ये जो गंगा रिवर सिस्टम आप देख पा रहे हो, इसमें ये नदी तो हो गई आपकी रामगंगा जो ऊपर से ज्वाइन कर रही है, ठीक। ये हो गई इसकी गोमती। ये जो आप देख पा रहे हैं ये घाघरा, घाघरा कोई करनाली बोलते हैं नेपाल में, देन जब इंडिया में आती है तो घाघरा बोल देते हैं, ठीक। ओके, अब ये जो नदी आ रही है यही है गौरी गंगा या शारदा या सरयू या काली, यही है ये काली, शारदा, सरयू, गौरी गंगा, यही है ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से निकल रही? मिलाम ग्लेशियर से। ये घाघरा या करनाली कहाँ से निकल रही है? मापचा चुनगो ग्लेशियर से, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करती है तीला, सेती, बेरी, यहाँ से आती है राप्ती, यहाँ से आती है राप्ती, लेकिन मेन ये है शारदा, सरयू या काली या गौरी गंगा कहाँ से निकल रही है? मिलाम ग्लेशियर से निकल रही है। ये घाघरा कहाँ ज्वाइन कर रही है? देखो तो भाई ये जा रही है बिहार में, और ये छपरा जगह पड़ती है, छपरा के पास में ज्वाइन करती है घाघरा, ठीक है। तो घाघरा हिमालय में मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल ठीक है, मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकलती है। मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीसा पानी में एक गहरी खाई बनाती है, ये भी सही है। यह शारदा नदी प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, नहीं भाई, ये इलाहाबाद में गंगा से नहीं मिलती है, ये छपरा बिहार में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 यानी ओनली 1 और 2। अब यहाँ पर अगर मैं मैप पे आपको पूरा रिवर सिस्टम बना के दिखाऊं तो यहाँ से देखो इस तरीके से जाएगा। उत्तराखंड से भागीरथी आपको पता है, भागीरथी अलकनंदा मिल के बनती हैं आपकी गंगा। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में दोनों का मिलन होता है, वो पंचप्रयाग अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो ये देखो, ठीक है। तो गौमुख से निकलेगी गंगा, इस तरीके से इसका कुछ फ्लो होता है, ठीक है, और इस तरीके से बांग्लादेश में चली जाती है। अब होता क्या है? होता यह है कि यहाँ से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल दूध टोली रेंज से, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र दूध टोली रेंज से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रामगंगा, वो इसको यहाँ मिल जाती है आके, ठीक है। देन गोमती निकलेगी लखनऊ के फुलहर लेक से,
ठीक है। पीलीभीत जगह पड़ती है, पीलीभीत, लखनऊ में नहीं, लखनऊ में तो आके मिलती है। मैं बोल रहा हूँ पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है और ये मिल जाती है यहाँ पर गोमती नदी के बैंक्स पे, लखनऊ सिचुएटेड है, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कौन सी, घाघरा है, जो इस तरीके से यहाँ पर फ्लो करती है, लेकिन यूपी में ज्वाइन नहीं करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। गंगा को वो यूपी में ज्वाइन नहीं करती है, इस तरीके से उसका कुछ फ्लो होता है, छपरा बिहार में जाके ज्वाइन करेगी। यहाँ से निकलने वाली ये नदी, ये है आपकी, कहलाती है क्या, घाघरा, या घाघरा बोल रहा हूँ, सरयू, शारदा, गौरी गंगा, ठीक है। ये है नदी, यहाँ से तीला, सेती, बेरी, और यहाँ से आती है राप्ती, ठीक है, ये राप्ती नदी हो जाएगी। तो ये घाघरा जो यहाँ ज्वाइन कर रही है। देन यहाँ आ जाती है घाघरा के बाद गंडक, ये आ जाती है गंडक। देन यहाँ है बूढ़ी गंडक। देन यहाँ से आ जाएगी आपकी कोसी, ठीक है, ये है कोसी, और ये है आपकी महानंदा, ठीक है, ये है आपकी महानंदा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना होता है वेस्ट टू ईस्ट में। पहले तो रामगंगा थी, फिर आपकी गोमती थी, देन आपकी घाघरा थी, देन आपकी गंडक थी, देन बूढ़ी गंडक थी, देन कोसी है। कोसी को ही क्या बोलते हैं, कोसी को ही सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार की शोक नदी बोलते हैं इसको। देन अगर मैं बात करूं राइट साइड से कौन सी ज्वाइन करेंगी, तो यहाँ से राइट साइड से निकलने वाली आपकी नदी है यमुना, जो उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो कहाँ से होके आती है वो, तो यमुना आपकी, यमुना ये रही, ठीक है। हिमाचल में हल्का सा टच मारेगी, ये हल्का सा टच मारेगी हिमालय में, हरियाणा आएगी, दिल्ली के एकदम किनारे से आएगी, ठीक है। तो दिल्ली आपको पता होना चाहिए यमुना रिवर के बैंक्स पे, आगरा भी यमुना रिवर के बैंक्स पे। और ये कहाँ ज्वाइन करेगी, तो ये यहाँ ज्वाइन करेगी, ठीक है, प्रयागराज में। यहाँ से निकलती है सोन नदी अमरकंटक के पठार से, और ये ज्वाइन करती है बिहार पटना में। यहाँ से निकलेगी पुनपुन, ये है यमुना, ये है सोन, जो अमरकंटक के पठार से निकल रही है। अमरकंटक पठार इतना भी दूर नहीं है, अमरकंटक पठार कुछ यहाँ होगा, तो यहाँ से निकलेगी, और ये है पुनपुन। अब इस यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से है आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल की ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ तो चंबल इस तरीके से ज्वाइन करती है काली सिंध, पार्वती, छिप्रा। तो यहाँ पर छिप्रा जिसके बैंक्स पे आपका उज्जैन लोकेटेड है, देन आपका काली सिंध है, काली सिंध, और यहाँ पर आपकी पार्वती। तो ये नदियाँ हैं चंबल की ट्रिब्यूटरीज। चंबल जानी जाती है किसके लिए, चंबल ध्यान रखना है आपको, ये जानी जाती है गली इरोजन के लिए, गली इरोजन करती है ये, ठीक है। और गली इरोजन क्रिएट करके रेवाइंस बनाती है, घाटियाँ टाइप बनाती है, और इसी को बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। जो यहाँ पर मरुस्थल पूरा, मतलब जो हम बोल सकते हैं आकृति बनती है, भू आकृति, वो इस तरह के गली इरोजन से बनती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। तो चंबल जो है, जो कहाँ से निकल रही है, मऊ प्लेट्यू से निकल रही है, ठीक है, मऊ प्लेट्यू से। तो ये ध्यान रखना है चंबल के बारे में। तो ये गली इरोजन करती है, रेवाइंस बनाती है, और बैड लैंड टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। हम डिटेल में और भी चर्चा करेंगे इन पे, जैसे कि चर्चा भी किस पे करना बाकी है, पंचप्रयाग पे करना बाकी है। जैसे कि यमुनोत्री कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री आपकी जो बंदरपुंछ रेंज है वहाँ से निकलती है, बंदरपुंछ रेंज, ठीक है। इसका तो मैंने बता दिया कि घाघरा कहाँ से निकलती है, मापचा चुनगो से। ये कहाँ से निकल रही, शारदा या सरयू, ये निकल रही है आपकी मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है, ओके। नेम द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट कोयल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बताइए। बताइए, तो उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट का सब। तो लिग्नाइट, अगर मैं कोल की बात करूं तो कोल 4 तरीके का होता है, ठीक है। कोल इज ऑफ 4 टाइप्स। एक तो एंथ्रेसाइट, ठीक है, दूसरा आपका बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। ये 4 तरह का कोयला आपको देखने को मिलेगा, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में अगर बात करेंगे तो जो कार्बन कंटेंट होता है वो लगभग 85% से 95% तक होता है। सबसे अच्छा कोयला आपका यही माना जाता है। देन आते हैं बाइट्यूमिनस में, जहाँ पर कार्बन कंटेंट और थोड़ा सा कम हो जाता है 75% से, ठीक है, 75% से आप ये मान के चलिए 85% तक लगभग।
लिग्नाइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन कंटेंट और कम हो जाता है, लगभग 65 से लेकर 75% तक आपको देखने को मिलेगा। और अगर पीट की बात करेंगे तो पीट आप ये मान के चलो लगभग 50% से भी कम यहाँ पर कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है वो पीट में होता है, तो जितना ज़्यादा किसी भी कोल में मॉइस्चर होगा वो उतना ही ख़राब होगा, जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना ही वो कोयला अच्छा माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिग्नाइट इज़ ऑल्सो नोन एज दी ब्राउन कोल। और जो बाइटुमिनस है, बाइटुमिनस को हम कोकिंग या फिर जो मेटलर्जिकल कोल है इस नाम से जानते हैं, ठीक है, कोकिंग कोल या फिर मेटलर्जिकल कोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यानी लिग्नाइट के अगर हम टॉप प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो लिग्नाइट में यहाँ पर तमिलनाडु टॉप पे आता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोल में ध्यान रखना है। कोल की अगर हम बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो जैसे रानीगंज है, वेस्ट बंगाल में जगह पड़ती है। एब एंड तालचर ये आपकी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, एब एंड तालचर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिंगरेनी ये है तेलंगाना में, सिंगरेनी तेलंगाना में है, बट ध्यान रखना है सिंगरौली एमपी में पड़ता है, ठीक है। पेंच और ये आपका पड़ेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। झरिया और बोकारो पड़ेंगे झारखंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग साइट हैं जहाँ पे कोल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। वो ये जो आप यहाँ पर कोल देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शरी कोल, इसको टर्शरी कोल बोलते हैं, ठीक है। ये टर्शरी कोल सबसे ख़राब ग्रेड का कोल होता है और ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा और थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मेनली तो जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कोल रिजर्व्स हैं। झरिया बोकारो झारखंड में, देन रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में, इब तालचर उड़ीसा में है, सिंगरौली एमपी में, सिंगरेनी तेलंगाना में, पेंच आपका एमपी में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द स्कीम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन स्कीम। योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। करिए, कौन सा यहाँ पे सही मैच्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये पीएम जनमन स्कीम की बात करें तो इसमें मेनली फोकस किया गया पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं मेनली उन पर फोकस किया गया है यहाँ पर जनमन स्कीम की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत आएगा, ना कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत आएगा, मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पहला गलत। समर्थ स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ओके। मिशन शक्ति ये एक्चुअल में एम्पावरमेंट ऑफ विमेन से है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। पीएम मित्र की अगर बात करें तो पीएम मित्र भी जो है ध्यान रखना टेक्सटाइल के तहत आएगा। यहाँ पर जो आपका टी है दैट इज़ फॉर दी टेक्सटाइल ओनली, ठीक है। तो पीएम मित्र जो है ये एक्चुअल में हाँ ठीक है, ये स्टैंड्स फॉर मेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, ठीक है, टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ये भी टेक्सटाइल से ही डील करता है, ओके। सो ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा समर्थ स्कीम, जहाँ पर टेक्सटाइल को लेके कैपेसिटी डेवलपमेंट को लेके ये पर्टिकुलर स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले पे आते हैं, दैट इज 17th, राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हिंदी में और ये है इंग्लिश में। करिए और आंसर दीजिए। Which of the following statement is true in relation to the enforcement of प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें हम जब, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की जब हम बात करते हैं तो ये इसके लिए अनुच्छेद 356 होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में। राष्ट्रपति शासन लगने के दो कारण होते हैं, दो रीजंस होते हैं कि क्यों प्रेसिडेंट रूल लगता है। और जो दो रीजंस हैं वो एक तो 300 आपका ये 56 में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक तो आपका 365 में लिखा हुआ है। मेन ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जाए किसी स्टेट में तो लग सकता है, या फिर अगर सेंटर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को, यानी कि सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को अगर स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, राज्य फॉलो नहीं कर रहा है, उस केस में लगाया जा सकता है। वो 365 में लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है, तो नीचे से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। नो,
पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है तभी, और विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने के अंदर जब वो रेजोल्यूशन आता है तो विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर अप्रूवल चाहिए, तभी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल अनलेस सुप्रीम कोर्ट परमिट। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता, पार्लियामेंट का लेना देना होता है। 2 महीने के अंदर आपको परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट से। इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ द पीएम। प्राइम मिनिस्टर से पूछ के इसको कभी तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, गलत है, बिकॉज मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है इसमें वो 3 साल का है। 3 साल के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। द गवर्नर्स रिकमेंडेशन कैन लीड टू डिसमिसल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट एंजॉयज अ मेजॉरिटी। यानी कि राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, भले ही उसके पास बहुमत ही क्यों ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको बर्खास्त करने की पावर है यहाँ पे, अगर भले उसके पास मेजॉरिटी, अगर गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आता है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि भारत में सबसे पहला, ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे लगा था प्रेसिडेंट रूल? मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा है? मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल तो फर्स्ट ध्यान रखना ही आपका पंजाब में लगा है, और मैक्सिमम बात करेंगे मणिपुर में लगा है 11 बार। अभी जो सबसे रिसेंट में लगा है वो मणिपुर में ही है 11 टाइम्स। यूपी में 9 बार लगा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, तेलंगाना हो गए, जहाँ पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है, मोस्टली कर दिया जाता है। लेकिन विधानसभा, ठीक है, मतलब इसको हटा दिया जाता है, लेकिन विधानसभा भंग करी जाएगी नहीं करी जाएगी ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन करिए, ये साइंस से क्वेश्चन है आपका। अब कुछ साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो। और सब वही हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आए हैं अभी रिसेंट में, जो एसएससी के 12th बेस्ड एग्जाम है, सब वही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मैक्सिमम मणिपुर बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4 पर यूनिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉइलिंग वाटर फॉर 30 मिनट्स। सिंपल, जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से चलता है, कितने यूनिट हमने बिजली की खपत करी, ठीक। अब वो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, यही होता है। अब 1 किलोवाट आवर कैसे हम निकालते हैं? तो किलोवाट तो दे ही रखा है, पावर कितना है उसका, तो किलोवाट रख दो 2.2। कितने घंटे चली वो? तो हर दिन 30 मिनट चली है, ठीक है, ओके, 30 मिनट चली है, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.1 यूनिट चली है, तो कितने रुपए लगेंगे? 1 यूनिट का 4 रुपये है, तो 1.1 यूनिट का 4.4 रुपये होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर ये कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। क्या बोली जाती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा की औद्योगिक इकाई बोली जाती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में अगर बात करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल्स यहाँ पे निकल के आएगा। जूल्स में अगर कन्वर्ट करेंगे 3.6 × 10⁶ जूल्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन स्पंज की एक अनूठी विशेषता है? स्पंज क्या है? फाइलम है। फाइलम क्या है? देखो, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब का क्लासिफिकेशन किया RH विटटेकर ने। RH विटटेकर ने क्या किया? 1969 में 1969 में सारे लिविंग वर्ल्ड का, पूरा जितने भी हमारे लिविंग वर्ल्ड हैं उनका क्लासिफिकेशन किया। किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किंगडम्स में इन्होंने बांटा, ठीक है, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया RH विटटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स में, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब ये जो फाइलम है, एनिमेलिया में भी बहुत सारा इन्होंने डिवीजन किया। एनिमेलिया में क्या डिवीजन किया उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले जितना मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, तो सिंपली समझ लो, जितना बस मैं आपको बता रहा हूँ उतना उतना समझते रहो, ठीक है। तो 5 में बांटा, उसमें से एक एनिमल जगत है, एनिमल किंगडम है, उसमें बस ये याद करना पोको सिटी, ठीक है, या फिर ऐसे याद करो PC स्क्वायर PA क्यूब MEC
सी, ओके। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्चेलमेंथिस, एस्चेल होगा एस, एस्चेलमेंथिस, जिसको निमैटोडा भी बोलते हैं। दिस इज योर एनालीडा, दिस इज योर आर्थ्रोपोडा, ये है आपका मोलस्का, ये है एचिनोडर्मेटा, एंड दिस इज योर कॉर्डेटा। क्या है ये सर? बड़ा अजीब सा नाम है, रटो बैठ के इसको। कैसे याद करोगे? PC², इसी ऑर्डर में याद करने हैं। हाँ, इसी ऑर्डर में याद करने हैं, वो आगे जाके तुमको पता चलेगा इसी ऑर्डर में क्यों याद करने के लिए मैंने बोला आपको, ठीक। अब पॉरीफेरा की अगर बात करूँ तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पोर्स होते हैं इसमें, पोर्स छोटे छोटे। तुमने स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज, उसमें पोर्स होते हैं तो इसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अब वो जो पोर्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, वो पूरा क्या डेवलप कर लेते हैं? वो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, पूरा वो वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात अगर करूँगा मैं जॉइंटेड अपेंडेज, ये पता है आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, चिटिन का बना हुआ है, काइटिन या चिटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन, ये आर्थ्रोपोडा में होता है, जिनके जुड़े हुए पैर होते हैं, ठीक है, संयुक्त उपांग होते हैं। जो नीडोब्लास्ट लिखा है ना, नीडोब्लास्ट, ये टीनोफोरा में देखना, ये आपको टीनोफोरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, सीलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोलते हैं, और इसी में नीडोब्लास्ट होगा, ना कि टीनोफोरा में। इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं निडेरिया। दिस इज ओनली कॉल्ड एज निडेरिया, और इसी में आपको देखने को मिलते हैं नीडोब्लास्ट, ठीक है। नीडोब्लास्ट जो स्टिंग टाइप होता है, कि डंक टाइप मार देना, अगर कोई हिट करने आए, कोई इनके पास आएगा तो डंक टाइप मार देंगे, उसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। अभी के लिए मैं और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें, बस तुमको 2 काम करने हैं। एक तो RH विटेकर का मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया 5 याद करना है, और ये इसी ऑर्डर में, वो जरूरी नहीं ऑर्डर में याद करो, वो भी ऑर्डर में याद कर लो, और ये भी ऑर्डर में याद करो। पहले इसको रटो बैठ के, फिर मैं आगे की कहानी तुम्हें बताऊंगा, तब समझ में आएगी कि मैंने क्यों ऑर्डर में याद करने बोला। PC² PA³ MEH, सॉरी MEC, PC² PA³ MEC, ये पहले रटो बैठ के। आखिरी क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज remains conserved when an object moves under the gravitational pull of another object। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? सिर्फ रैखिक संवेग, स्थितिज ऊर्जा और रैखिक संवेग, गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग, कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा। क्या आपका कंजर्व्ड रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। यानी कि जैसे कि किसी चीज़ को हम छोड़ें तो वो ग्रेविटी की वजह से एकदम से वो नीचे आएगी, ठीक। अब नीचे आएगी तो एकदम लीनियरली आ रही है, एक लाइन में आ रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ। लीनियर मोमेंटम, पोटेंशियल और लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी। पहले हम ये समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 mv², जहाँ पे m मास द्रव्यमान और v वेलोसिटी यानी वेग है। अब ये एनर्जी तभी आती है जब कोई चीज़ मूव करना शुरू करती है, जब कोई चीज़ चलना शुरू करती है, और ये एनर्जी तब आती है जब किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से, किसी भी वस्तु की स्थिति की वजह से जो कोई एनर्जी जनरेट होती है, बनती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जब जो एनर्जी किसी चीज़ के चलने की वजह से बनती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है क्या कि पूरी मैकेनिकल एनर्जी ऊपर से लेकर नीचे तक एक कंजर्व्ड रहेगी, ऊपर से लेकर नीचे, यानी कि जब हमने इसको ऊपर होल्ड करके रखा है तो इसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक। जब ये यहाँ पर हिट करी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब हिट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो mgh होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, यहाँ पर हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भाई दोनों बराबर कहाँ पे होंगे, तो जो ये मिड लेवल है, बीच की जो पोजीशन है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी मिड लेवल पे।
तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा और एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग दोनों यहाँ पर कंजर्व्ड रहेंगे। एंगुलर मोमेंटम तब आता है जब कोई चीज़ रोटेट कर रही हो, यहाँ पर रोटेशन तो है ही नहीं, तो फिर वो पूरी तरीके से कंजर्व्ड रहेगी, पूरी तरीके से वो क्या रहेगी, वो आपकी संरक्षित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। बाकी कैसा क्या रहा लेक्चर, क्या क्वेश्चन और बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाना है, जो भी करना है, वैसे तो मैंने इतना ही सोचा है अभी पहले या फिर पहले 2 हफ्तों के लिए, तो सो दैट आप पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, और क्लास का वही जो ड्यूरेशन भी वही मैं 1.5 घंटे के अप्रॉक्स रखने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि जितना भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो आप एब्जॉर्ब कर सकें। एटलीस्ट इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिवाइज़ करके रखें खुद के लिए। ऑलराइट, ठीक है। हिंदी नोट्स, सर आई पेड नोट्स अवेलेबल इन हिंदी प्लीज़। अच्छा, आई पैड नोट्स, ठीक है। क्लास PDF टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें सभी लोग, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लास की PDF मिल जाएगी, या नहीं होगा तो मैं परमार अकेडमी ऐप पे डलवा दूंगा। ठीक है, जैसा भी होगा तो आप टेलीग्राम और ऐप दोनों डाउनलोड कर लेना। और आपको पता होना चाहिए क्विज़ ग्रुप भी बना हुआ है अपना, तो क्विज़ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ डेली बेसिस पे आपकी क्विजेज होती हैं, तो उसको भी साथ साथ अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, ओके। Sir, I want to talk to you. Got selected in CPU 2024. Got AIR 59 अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। सर मुझे सुपर चैट करना नहीं आता था तो काली मैसेज चल गया। अच्छा ज्योति जी, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सच अ गुड रैंक। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, 59th रैंक आई आपकी। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वैसे बात आपको मिलेगा। चलिए भाई, थैंक यू। तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो टीम का नंबर है या फिर मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टीम का मैं नंबर दे देता हूँ, फिर वो आप उनको मैसेज कर देना। तो 1 सेकेंड रुको। ठीक है, तो टीम का नंबर ये है आपका, दैट इज़ 9293579880। मेरा नंबर नहीं है, तो इस पर व्हाट्सएप करोगे, टेक्निकल क्वेरी वाला नंबर है ये 9235798380। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं अब परसों, यानी कि वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी, तो एटलीस्ट कल का आपके पास टाइम है कि आप पूरी चीज़ें रिवाइज करके आएंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू। जो भी फीडबैक है आप रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड क्लास में डाल दीजिएगा। ठीक है, और PDF को रिगार्डिंग देखता हूँ मैं नोट्स को लेके, अगर पॉसिबल मैं कोशिश करवाता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स बन सकें, खासकर हिंदी में तो बन ही सकें क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ और अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर नोट्स इसके बनेंगे तो। ठीक है, मैं कोशिश करवाता हूँ इसके नोट्स आपको बढ़िया से कायदे के नोट्स बना के देता हूँ। ठीक है, चलो, क्या बता कर जाना है? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं लोकेश संवल जी, बिल्कुल। डिजिटल नोट्स, ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ नोट्स कर लिए, तो खासकर हिंदी में तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतना यार करवा दिया, अब CHSL का आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, इतनी सारी चीज़ें करी। अब मेरी नई सीरीज़ स्टार्ट करने देने से उन चीज़ें थोड़ी मैंने नहीं पढ़ा दूंगा। अब स्टेनो के मैंने करवाए थे क्वेश्चंस, PYQ सीरीज़, बैच लिया होगा, FRB सीरीज़ है, करो ना। अब कितना और कंटेंट करवाएं? अब एग्ज़ाम आ गया तो हम कुछ करवा दें, तुम वो पढ़ के चले जाओगे तो वहीं से पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अलग से दिल्ली पुलिस में करवाया नहीं है, और क्योंकि 12th बेस्ड पैटर्न और अभी टाइम है। ठीक है, अभी मैं 10 दिन भी नहीं बचे हैं CHSL के लिए, तो ठीक है। तो जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको बार बार रिवीजन करिए उसको। ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड पे रहेगी। ओके, थैंक यू। करंट अफेयर्स के लिए भी चिंता मत करो, करंट अफेयर्स का भी जुगाड़ हो रहा है, 1-2 दिन में बता देंगे करंट अफेयर्स का भी तुमको। ठीक है, करंट अफेयर्स की भी चिंता मत करो। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। ये PDF टेलीग्राम और परमार अकेडमी ऐप पे मिल जाएगी आपको। थैंक यू।